नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से करते होंगे, पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न भी बनते हैं। तो पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसीलिए आप पहले वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट में यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है, यानी कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। पास्ट की स्टडी ही हिस्ट्री कहलाती है। तो ये तो हुआ इतिहास किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अक्सर आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जो इतिहास है वो आप 3 भागों में पढ़ते होंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पर जो ये इतिहास का भाग आता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यह ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। और जो इतिहास है इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास है ना, ये ऐतिहासिक काल में आता है। इससे पहले का भी इतिहास है, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आध ऐतिहासिक काल में आती है। इससे पहले का जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव के बारे में, यानी कि हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे हम आधे ऐतिहासिक काल, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया ना कि जो इतिहास है इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें पाषाण काल आता है और ताम्र काल आता है। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टरी पीरियड, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता आती हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो होता है, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। मतलब कि इस काल में जो मानव था वो किसी भी लिपि के बारे में नहीं जानता था, वह ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जैसे कि पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल जो कि पत्थरों का युग हुआ, आदि मानव का युग हुआ। ताम्रकाल जब तांबे की खोज हुई। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें क्या है कि लिपि से तो परिचित थे, मतलब कि उस समय के जो मानव थे वो लिपि से तो परिचित थे, पर वो जो लिपि उन्होंने लिखी है ना, वो हम पढ़ नहीं सकते। जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि उस समय की लिपि हमें मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की लिपि हमको मिली है। मतलब कि इस समय के लोग लिपि से तो परिचित थे, लिखते तो थे, लेकिन उस समय के जो लिपि है उसको हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये आध ऐतिहासिक काल में आता है। तो आध ऐतिहासिक काल में उस समय के जो मानव थे वो लिपि से तो परिचित थे, परंतु उस समय की जो लिपि थी उसको हम समझ नहीं सकते। तो इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे और वह लिपि पढ़ी जा सकती है। मतलब कि इस समय के जो मानव थे वो किसी न किसी लिपि से परिचित थे और जो उन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो इसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत आता है और आधुनिक भारत आता है। तो यह सब ऐतिहासिक काल में आता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इसे डायग्राम से आपको समझाया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये पूरा डायग्राम हमने समझ लिया। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी प्रकार की लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे।
तो अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है पाषाण काल और ताम्रकाल। तो इसे समझने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल है वो बहुत ही लंबी काल अवधि है। तो इसे पढ़ने की दृष्टि से आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। तो ताम्रकाल तो बहुत छोटा सा काल है, इसे तो हम आसानी से पढ़ लेंगे, पर जो पाषाण काल है ये बहुत बड़ी काल अवधि है। तो इसे भी आगे समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पर कंफ्यूज मत होना, देखिए इतिहास को समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो जो ये प्राचीन भारत है ना, इसी प्राचीन भारत का इतिहास है जो हम आज पढ़ेंगे। इसमें आता है प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो यह इसी प्राचीन भारत के इतिहास के हिस्से हैं। तो इसकी जो लंबी अवधि है, इसी की वजह से इसको कई भागों में बांटा गया है, जिससे कि इसे समझने में आसानी हो। तो जो प्राचीन काल का इतिहास है, पाषाण काल और ताम्रकाल, ये बहुत बड़ी काल अवधि है। आगे हम देखेंगे कि इसका समय काल बहुत लंबा रहा है। तो पाषाण काल को भी समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इंग्लिश में कहेंगे पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड। तो यह पाषाण काल है। तो अब हम एक एक करके पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने डायग्राम में समझाना प्रागैतिहासिक काल, जो मैंने आपको समझाया कि इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। इस समय के अवशेषों से ही हमें सारी जानकारी मिली है, हमें किसी भी प्रकार की लिपि नहीं मिली है। और अध्ययन की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को हम दो खंडों में बांटते हैं, पाषाण काल और ताम्रकाल। और आगे पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो पाषाण काल है, इसकी खोज किसने की थी? मतलब कि ये था तो पहले, पर खुदाई से पता कब चला था? तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम कब पता चला था? तो 1863 ईस्वी में पता चला था, खुदाई के दौरान। तो भूवैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। यह भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पता किया था पाषाण काल के बारे में। उसके बाद एक और चीज याद रखना, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्रकाल। और जो पाषाण काल है, इसी भी आगे तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब हम एक एक करके इन तीनों कालों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो देखिए, कई किताबों में आप पढ़ेंगे कि जो एक काल अवधि है ये अलग अलग बताई गई है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग बताया है। कईयों ने शुरुआत में लिखा है और किसी ने इसकी शुरुआत कहीं और से लिखी और किसी ने कहीं और तक इसकी शुरुआत लिखी। तो ये जो काल अवधि है ये मैंने NCERT से उठाई है। मतलब कि ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये सारे के सारे NCERT के फैक्ट हैं। और आपसे एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको समझने की दृष्टि से बताया कि NCERT में इसकी जो डेट बताई गई है वो बताई गई है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता। तो आज हम आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक के इतिहास को पढ़ते हैं। तो यह सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस काल में मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था। तो मैंने वही पॉइंट उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप जरूर याद करिएगा। तो इस काल में जो मानव का जीवन था ये अस्थिर था और यह शिकार करके भोजन का संग्रह किया करते थे। तो इसका मकसद था केवल शिकार करना और अपना पेट भरना। और इस समय का मानव खाना बदोश था। मतलब इस समय का जो मानव था वह खाना बदोश था। जिस प्रकार जानवर खाना बदोश होते हैं ना, शिकार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसी प्रकार मानव था, वो भी शिकार करता था और अपना पेट भरता था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी आग की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आग की खोज कब हुई थी ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पैलियोलिथिक पीरियड में आग की खोज हुई थी। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए।
मतलब कि वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया और भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो देखिए, मानव ने उस समय से चित्रकारी शुरू कर दी। तो टाइम पास करने के लिए वो चित्रकारी करते थे, शिकार कर लिया, भोजन कर लिया, इसके बाद क्या करें, आज की तरह फोन तो होता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग चित्र बनाते थे। और वह चित्रों के प्रमाण हमें कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं में इन चित्रों के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। किसी प्रकार की लिपि नहीं थी मतलब कि मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, पर हाँ पेंटिंग करना जानता था। तो पेंटिंग भी ऐसी ही बनाई गई है। ये आदमी है और ये क्या कर रहा है, जानवरों का शिकार कर रहा है, उन्हें हथियार से मार रहा है। इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। तो कहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे शैल चित्र देखने को मिले हैं। तो वहां पर मनुष्य के द्वारा जो चित्रकारी की गई थी वो हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिली है। तो पुरापाषाण काल में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था और इस समय मानव खाना बदोश था, मतलब कि जानवरों की तरह वो भी शिकार करता था और अपना पेट भरता था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी आग की खोज करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव अत्यंत बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था शिकार करने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि भीमबेटका की गुफाओं पर मानव के द्वारा उस समय बनाए गए चित्र देखने को मिले। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पुरापाषाण काल के बाद अब हम देखते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल कहा जाता है और इसे संक्रमण काल कहते हैं। और इसकी काल अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई है। मैंने आपको बताया ना कि आपको डेट पर इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि यह हो सकता है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हो। मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह डेट बताई है, परंतु यह एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। परंतु मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से बता दिया कि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में क्या हुआ कि इस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य ने पशुपालन करना कब आरंभ किया, तो मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ किया। और विधिवत तरीके से अगर देखा जाए, यानी कि सही तरीके से देखा जाए, तो आगे इसके बाद वाले समय में नवपाषाण काल में पशुपालन शुरू किया था। परंतु शुरुआत उन्होंने कब से की थी, मध्यपाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। और मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, तो वो कुत्ता था। तो मानव द्वारा सबसे पहला जानवर जो कि पाला गया वो था कुत्ता, क्योंकि जो कुत्ता होता है वह मनुष्यों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और काफ़ी वफादार होता है। तो मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था, तो वो था कुत्ता। और इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और जो छोटे हथियार हैं इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, देखिए मध्यपाषाण काल में ही मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इसी को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। किसे, मध्यपाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ काल किस युग को कहा जाता है, तो मध्यपाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव ने क्या किया था, हमने पीछे देखा कि वह बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल पहले कर रहा था, पर आगे चलकर उसने मध्यपाषाण काल में छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो हमने मध्यपाषाण काल में क्या क्या पढ़ा कि मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले तो उसने जो पशु पाला था वो था कुत्ता। और हमने देखा कि इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। तो मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आरंभ होता है और इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया और इसी समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। हमने शुरू में पढ़ा था पुरापाषाण काल में कि उसमें मानव अस्थायी था। तो आपको ये पता चल रहा है कि पहले मानव अस्थायी था, अब स्थायी क्यों हो गया। तो देखिए, पहले मानव क्या कर रहा था, पुरापाषाण काल में वो शिकार कर रहा था। तो उस समय मानव का जो जीवन था वो अस्थिर था, अस्थायी था। क्यों, जब मानव शिकार करता था तो ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले शिकार करता था, मतलब कि कबीलों में
जो भी उसके साथ आदि मानव होते थे कबीलों में वह शिकार करते थे। तो क्या करते थे, मान लीजिए वह किसी जंगल में शिकार कर रहे हैं तो वह जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो जानवर भी क्या करते थे, डरने लगते थे और जानवर भी जंगल छोड़ के दूसरी जगह जाते थे। तो मानव भी क्या करते थे, उनकी तलाश में दूसरी जगह जाते रहते थे। तो मानव का जीवन कैसा था, स्थिर नहीं था। पर जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दी, हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया कब, नवपाषाण काल में। तो जब उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो जब वह कृषि करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, उसको स्थिर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं आई उसने बीज बोया और अगले दिन फसल उग गई, उसको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया, स्थायी आवास वह बनाने लगा और जीवन स्थायी हो गया। तो स्थायी क्यों हो गया, क्योंकि उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है। तो मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया कब, नवपाषाण काल में, और इसीलिए जो उसका जीवन था वो स्थिर हो गया और वह स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। और अब वो विधिवत पशुपालन करना उसने शुरू कर दिया। और पहिए की खोज भी मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ी आग की खोज, वो कब हुई थी, वो हुई थी पुरापाषाण काल में। और ये है पहिए की खोज, ये कब हुई, ये हुई नवपाषाण काल में। तो डायरेक्ट एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए पहिए की खोज कब हुई थी, तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। अब हमने पढ़ लिया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक पीरियड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि जो नवपाषाण काल था ना, उसी का जो आखिरी समय था उसी को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। तो इस समय मानव ने क्या किया था, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। और इसी समय मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबों के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। तो मनुष्य पहले पत्थरों के औजार बना रहा था, बाद में जब तांबे की खोज हुई तो उसने अपने औजारों में तांबे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। और ताम्रपाषाण काल में मनुष्य द्वारा तांबे की खोज कर ली गई थी। तो हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, तो वो कुत्ता है। और सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, तो तांबे की खोज सबसे पहले मनुष्य के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की थी, तो जौ और गेहूं की खेती की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेहरगढ़ एक जगह है जो कि अब बलूचिस्तान में है। तो यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी, इम्पोर्टेंट है। तो मनुष्य ने सबसे पहली कृषि कहाँ पर की थी, इसके प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में, जो कि अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, वहीं पर सबसे पहले मनुष्य ने कृषि की थी। इसके प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ में, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर, जिसे गर्त आवास कहा जाता है, इनमें रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर, बुर्ज होम में देखने को मिलते हैं। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, तो यहाँ पर ठंड पड़ती थी। तो ठंड में क्या होता था, जो वहाँ के जानवर हैं जैसे कि कुत्ता, वो गड्ढे बनाकर अंदर गड्ढे में चले जाते थे और वह वहाँ पर रहते थे। तो मनुष्य ने भी क्या किया, तो आदि मानव ने भी उसको देखा और उसने भी उसी प्रकार ठंडी हवा से बचने के लिए गड्ढे बनाकर उसमें रहने लगा। तो यहाँ पर गर्त आवास देखने को मिलता है बुर्ज होम में। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने कवर किया। तो गर्त आवास कहाँ देखने को मिले हैं, बुर्ज होम में। क्यों देखने को मिले, मैंने आपको समझा दिया। ठंडी हवाओं से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, गड्ढे खोदकर उसमें रहना शुरू कर दिया। तो बुर्ज होम में गड्ढे खोदकर लोग रहते थे। उसके बाद है कोल्डी हवा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले चावल के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, यानी कि चावल जो अन्न है उसके सबसे पहले प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले चावल के प्रमाण देखने मिले कोल्डी हवा में। उसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण देखने को मिला है। हमने क्या क्या पढ़ा कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की। बुर्ज होम में यहाँ पर मनुष्य ने गड्ढा बनाकर रहना प्रारंभ किया, यानी कि गर्तावास में रहना प्रारंभ किया। और यहीं पर मनुष्य को कुत्तों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले। और कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले और भीमबेटका की गुफाओं में सबसे पहले शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है।
तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था कुत्ता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मैंने आपको बताया था ना कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, जब मनुष्य ने छोटे छोटे नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो पुरापाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो हमने देखा था कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक जो मानव ने जीवन बिताया था, यह पुरापाषाण काल में बिताया था। तो सबसे लंबा जीवन बिताया मानव ने पुरापाषाण काल में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली धातु थी ऑप्शन बी, तांबा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जो कि अब बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं कोल्डी हवा में, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो इसके प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो इसके प्रमाण देखने को मिले हैं बुर्ज होम में, जो कि वर्तमान में कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में अपना फीडबैक देकर जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी टॉपिक वाइज जीके की वीडियोज के लिए। और दोस्तों, मैं सारी की सारी हिस्ट्री इसी तरीके से टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं।